स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बोथ प्रेप। ये हमारा सेकंड पार्ट है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एंड इसमें विल स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन टॉपिक इस चैप्टर का हम पहले कर चुके हैं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो था, 1 घंटे का हो चुका है वो। थोड़ा सा लॉन्गर टॉपिक था, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे, इसलिए वो जाके एक बार रिवाइज करना। देन कम टू दिस टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, रेस्पिरेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। टू अंडरस्टैंड द रेस्पिरेशन सिस्टम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, थोड़ा सा पाथ ब्रेकडाउन है। एंड देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, देन वी हैव द एक्सक्रीशन। ठीक है, तो 3 पार्ट्स और आएंगे, 2 पार्ट्स और आएंगे इसके अलावा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम। रेस्पिरेशन, अभी इससे पहले क्या था? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, कि हम कैसे खाने को इनटेक कर रहे हैं। रीजन क्या था हमारा खाना इनटेक करने का? दैट वी रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, वी रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे यही चीज आ रही है कि वो एनर्जी बन कैसे रही है। हमने ये पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन हमारा ये मोड है, एनर्जी के लिए हमें चाहिए, एनर्जी बनेगी, देन विल स्टार्ट विद अ प्रोसेस। अब एनर्जी कैसे बन रही है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे बन रही है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स यूटिलाइजेस द फूड, जो हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, एंड गेट एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। रेस्पिरेशन इज अ लार्जर, वी कैन से अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, जहां पे क्या हो रहा है, नॉट ओनली ब्रीदिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, मतलब हम इनहेल और एक्सहेल नहीं कर रहे हैं, सम सेलुलर प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है, वी आर जस्ट इनहेलिंग एंड वी आर जस्ट एक्सहेलिंग। ठीक है, दैट इज ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनफ। आपका नेजल जो ये एरिया है, जो नेजल आपका ट्रैक है, यही यूटिलाइज हो रहा है। बट जब रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, वी हैव द होल सिस्टम, लंग्स तक आती है एयर, दैट्स फाइन, बट वहां पे भी सेलुलर प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन कि ब्रीदिंग से स्टार्ट होता है लेकिन सेलुलर लेवल पे जाता है। ब्रीदिंग इज जस्ट एक्सटर्नल प्रोसेस, जो सुपरफिशियली है कि आप एयर को इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन में व्हाट इज डन कि हम फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं और एनर्जी ले रहे हैं। अब एनर्जी का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, जो आप आगे पढ़ोगे, वो फॉर्म होता है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो वो कैसे बन रहा है हम देख रहे हैं, कौन सा पाथवे बन रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडेशन आ गया। इससे पहले हम जब फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, तो याद करो वहां पे क्या लिखा हुआ था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो वहां पे हो रहा था प्लांट्स में। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में मैंने बताया था, रिडक्शन का मतलब क्या, या तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है उस पर्टिकुलर कंपाउंड से, या फिर हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा और छोटी क्लास में चलते हैं, हम सेल को पढ़ते हैं। वी हैव दिस न्यूक्लियस, इसमें हमारे और बहुत सारे वी कैन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे से करके वी हैव मच मोर थिंग्स हियर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में ज्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं है, सो डोंट गो ऑन कि मैम ने तो बस 2 चीज बना के छोड़ दिया, इतने से ही मुझे समझाना है आपको। ठीक है, देन वी हैव द न्यूक्लियस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, याद आ रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या क्या पढ़ा था, इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे एनर्जी फॉर्म होती है। तो वही चीज है यहाँ पे आके रेस्पिरेशन की ये साइट है, यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपका एनर्जी का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, और ये आपके अदर मॉलिक्यूल्स हो गए, आपका ईआर हो गया, ये आपका अगेन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो वो मुझे बेसिकली ये बताना है कि सेल है आपका, वहां पे इंटरनल सेल के अंदर जाके ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिख देंगे एंड लास्ट में लिखता है इट्स अ इंटरनल प्रोसेस या इट्स अ एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चे पूरा लाइन पढ़ लेते हैं कि ठीक है रेस्पिरेशन, हाँ ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, एनर्जी बन रही है बट वो ये पढ़ना भूल जाता है कि भाई इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये तो पढ़ लो। इंटरनल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, इंटरनल सेलुलर प्रोसेस है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो पावर हाउस क्यों है, क्योंकि वहां पे एनर्जी बन रही है जो एटीपी के फॉर्म में बनती है ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस। ठीक है, एटीपी स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज्ड एज पर जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो,
हमें जब सिस्टम पढ़ना है पूरा, तो यहाँ पे किया हुआ है कि आपके नेजल कैविटी है, नीचे इस पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मैंने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम, ये है, ठीक है। तो ये वाला आपका ह्यूमन रेस्पिरेशन का पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो है। तो सेल्स कैसे, यहां से आप एयर को इनहेल कर रहे हो, ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपने इनहेल करा, देन वो पूरा ट्रैक डाउन होके नीचे तक जाएगा एंड देन लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके सबसे लास्ट वाला क्या होता है, एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलर सैक है, यहाँ पे एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या साइट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। यहां से जो आपने, हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो वो यहीं पे हो रहा है। पूरा हम एयर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, अंदर लिया, एंड यहां से फिर वो बाकी सेल्स में जाएगा। तो दैट ऑक्सीजन वो यहां से एक्सचेंज हो रहा है एंड सेल जाके कहाँ एक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन जाके कहाँ एक्ट कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे क्या बनाना है, एनर्जी फॉर्म करनी है, ठीक है। अब पाथवे होता है डिफरेंट। हमें ये याद है कि अगर मैं सेल की बात करूं, व्हाट इज दिस वन, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आपका क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज, तभी तो एनर्जी बनेगी ना। हमारा फूड बन गया, फूड क्या है हमारा, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करोगे, एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी बनाओगे, तभी एनर्जी मिलेगी। अब उसे ब्रेक डाउन करना है, अब उसके भी डिफरेंट पाथवेज है। जैसे हमारा न्यूट्रिशन इनटेक करने के डिफरेंट पाथवेज थे, ऐसे ही इसे भी ब्रेक डाउन करने के डिफरेंट पाथवेज हैं। अब यहाँ पे दो तरीके से हम रेस्पिरेशन को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं एरोबिक की, वहां पे O2 की प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। एरोबिक होगा ही तभी जब O2 प्रेजेंट है। एनएरोबिक का मतलब क्या है, O2 नहीं है, O2 प्रेजेंट नहीं है या फिर कम है, तो एनएरोबिक पाथवे ले लेता है कि ठीक है ऑक्सीजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे पाथवे को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो हम कौन सा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। बट अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगे, बॉडी स्टिल अपना, देखो लास्ट मोमेंट तक बॉडी वर्क करती रहती है, ठीक है। तो अब हम हम ये देखते हैं, जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, वी फील मसल क्रैम्प, ठीक है। तो मसल क्रैम्प क्यों आता है, इसी लैक ऑफ ऑक्सीजन से आता है, ठीक है। कैसे आता है, यहाँ पे इसका पाथवे दे रखा है। स्टार्टिंग विद दो फॉर्म याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। सिंपल डिफरेंशिएशन आता है, तो आपको ये लिखना है, एरोबिक मींस रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लिख सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक के लिए क्या लिखोगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट डेफिनेशन। इसके बाद आप एग्जांपल लिख दो कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, 2 मार्कर का आपका डिफरेंशिएशन रेडी है। अब स्टार्ट विद द फूड। फूड हमारा क्या है, ग्लूकोज, जो क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके पास 6 कार्बन है। अब साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर काम स्टार्ट हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में ये चीज है, पायरुवेट बन रहा है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया, कैसे होगा वो भूल जाओ अभी, वो आपको नहीं पढ़ना इतना। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी बन गई, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक और ब्रेक डाउन है, पायरुवेट को और हमें ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होता है, पायरुवेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगा, रिवर्स कर दो, याद करो फोटोसिंथेसिस में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिड्यूस होके क्या बना रहा था, ग्लूकोज, ठीक है। मैंने बताया वहां पे रिडक्शन हो रहा है। अभी रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब ग्लूकोज इसमें चेंज हो गया, अब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसमें बन जाएगा वापस, कार्बन डाइऑक्साइड में। इट्स अ होल साइकिल, अगर देखोगे तो ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया, बट हाँ साइकिल वही है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे, फिर वो जाके कौन लेगा, प्लांट लेगा, ठीक है। तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, जो एनर्जी बन रही है वो किस फॉर्म में है, एटीपी फॉर्म में है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक पाथवे, फर्स्ट पाथवे दैट इज एरोबिक पाथवे, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। ये वाला काम पायरुवेट में कन्वर्शन कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेरे पास अभी ऑक्सीजन है, आई कैन वर्क, बट अगर मैं यहीं विग्रस एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूं तो मेरे सेल्स पे इतनी ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या होगा, मेरे यहाँ दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगर डंबल्स पिक कर रही हूँ, अगर मैं लेग एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरे लेग्स में, थाइज में, काव्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरह का एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और वो जमा हो जाएगा वहां पे, तो वो पेन करना स्टार्ट करता है। अब वो क्यों कर रहा है? देखो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, हम क्या करते हैं, हाफना भी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी आर हम टायर हो रहे हैं, प्लस हमारी बॉडी को क्या चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो इस विग्रस एक्सरसाइज से ना यूटिलाइज हो गई जो भी एनर्जी आप ले रहे थे स्टूडेंट्स डेली, ठीक है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन आ गई, आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली और लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन आ गई। अब वहां पे क्या होगा, ये काम होगा आपके मसल सेल्स में, ठीक है, मसल सेल्स है, ठीक है, ये नहीं है कि अब कहीं और हो रहा है, पूरे सेल्स में रेस्पिरेशन चल रहा है हमारे हर एक सेल में, हर एक सेल में अपना अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। वहां पे क्या है, मसल सेल्स में होगा, वहां पे अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगा, ठीक है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाएगा, वहां पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। ये तो ऑक्सीडाइज हो गया था, तो इजीली यहाँ पे एनर्जी बन गई, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो ही नहीं पाएगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा, बस एक छोटा सा कन्वर्ट हो जाएगा कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन लैक्टिक एसिड बन जाएगा एंड एनर्जी बन जाएगी उस मोमेंट के लिए, ठीक है। तो वो लैक्टिक एसिड जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा इकट्ठा होगा एंड वो पेन करेगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर ज्यादा एक्सरसाइज करो तो लैक्टिक एसिड बनाए एंड हेंस यू आर फीलिंग द पेन, ठीक। तो ये कब हुआ, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन है। अब जब ऑक्सीजन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, व्हेन यू रिलैक्स, आप उस पे हॉट बैग और अपना थोड़ा सा वार्म वाटर से बात कर लोगे, तो क्या होगा, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन दैट विल स्टार्ट एंड स्लोली स्टेडली वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो डायल्यूट होकर फिर निकलना भी स्टार्ट हो जाता है एंड यू विल बी नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। कुछ दिन बाद वो पेन भी चला जाता है, बिकॉज लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो गया था, वो ब्रेक डाउन होके इट विल बी यूटिलाइज्ड, ठीक है, यही कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे। तो ये वाली कंडीशन कब है, फॉर अ स्मॉल टाइम, मोमेंटरी कंडीशन है, बस लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसलिए ये बना। अब ये तो हमारी ह्यूमन की कंडीशन है, मतलब ह्यूमन सेंस जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके लिए, एंड स्पेसिफिकली ये वाली हमारे लिए। अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी कर लेते हैं ये दिस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो उनके में क्या फॉर्म होता है, अब दोनों दोनों का पाथवे डिफरेंट है, अगर एक में ऑक्सीजन है एक में नहीं है, तो जो कंपाउंड बन रहा है, जो रिजल्टेंट आ रहा है, वो भी तो डिफरेंट होगा ना, एंड हेंस यहाँ पे क्या है, आपका जो पायरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, अब वो चेंज हो जाएगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल एक अल्कोहल बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, यहाँ पे वाटर नहीं बना है, प्लीज बी रिमेंबर, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू फॉर्म में, यू फॉरगेट कि क्या चीज थी, आप वाटर भी ऐड कर देते हो, एनर्जी भी ऐड कर देते हो, वाटर ऐड नहीं करना है वहां पे क्या बन रहा है, वो जो था ना वो इथेनॉल में चला गया, अल्कोहल फॉर्म में आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड एनर्जी बन रहा है, ठीक है। तो वो कब हो रहा है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली सिचुएशन है, एंड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, इन ईस्ट, ठीक है, एक ईस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये प्रोसेस हो रहा है। तो दीज आर 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, यू हैव टू रिमेंबर द पाथवे। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर क्वेश्चन का सब पार्ट फॉर्म में भी आ सकता है कि डिफरेंट मुझे पाथवेज बताओ कि कैसे ब्रेकडाउन हो सकता है ग्लूकोज आपके बॉडी में, ठीक है, या फिर सीधे से डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में कि आपका ये जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कौन सी है, या माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है तो क्या फॉर्म होता है, रिजल्टेंट क्या फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है, यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कुछ और लगाया भी नहीं यहाँ पे, इतना ही काफी है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आपका क्या हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द, और दिस इज ऑल्सो द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो एटीपी बन रहा है ना, ये हो क्या रहा है, देखो एडीपी होता है जो कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल के साथ, उसमें एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये एडीपी के साथ एक और जुड़ गया, तो वो ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डोंट गो इन डीप, जरूरी कभी कभी होता है कि बच्चे इसे रटने बैठ जाते हैं कि ये भी फॉर्मेशन है, इक्वेशन आ सकता है, नहीं आएगा, जस्ट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। Endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reactions. When terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to this much is released. ठीक है,
इतना तो नहीं आएगा, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो एटीपी बन रहा है वो एडीपी से ही बना था, इट्स अ अदर मॉलिक्यूल इन योर बॉडी प्रेजेंट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है फॉर द सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, एंड रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बन रही है वो इसी फॉर्म में बनती है, इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके ज्यादा बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज यहाँ पे लिखी है कि एटीपी जो होता है ना वो एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब जैसे एनर्जी करेंसी हम इससे बोल रहे हैं, अब मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं उसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन ट्रैवल थ्रू इट, आई कैन ईट थ्रू इट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, जिसमें भी पैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो मेरी मर्जी है ना, मैं किसी भी एक्टिविटी में उसे यूटिलाइज कर रही हूँ। सिमिलरली थिंग हैपन विद द एटीपी ऑल्सो। एटीपी इज जस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल, तो वो एनर्जी आप किसी भी चीज में जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसमें लगा सकते हो। वेरियस एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, अब वही एटीपी है, आप चाहे उसे एक्सरसाइज करने में लगाओ, चाहे आप उसे पढ़ने में लगाओ, चाहे किसी और चीज में लगाओ। ठीक है, तभी होता है ना एनर्जी खत्म हो रही है, यू हैव टू ईट नाउ देन अगेन स्टार्ट योर वर्क। तो वही चीज है यहाँ पे, एटीपी मॉलिक्यूल बनते रहेंगे, यू हैव सफिशिएंट एनर्जी करेंसी टू वर्क एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखो, ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो उसमें एटीपी रिक्वायर्ड है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग कॉन्टिन्यूअसली, तो इसमें भी एटीपी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, आफ्टर दिस लेक्चर आई विल बी टायर्ड, तो रेस्ट से क्या होगा, थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाएगा, दैट आई एम नॉट परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, सम विग्रस एक्टिविटी, तो माय एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज्ड, आई हैव सफिशिएंट एनर्जी, देन आई विल स्टार्ट अनदर लेक्चर। तो इस तरीके से होगा। यही चीज होती है आप जब खेलने जाते हो, यू आर रनिंग, यू टेक अ रेस्ट, देन यू स्टार्ट रनिंग अगेन। ठीक है, तो वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जस्ट द एटीपी मॉलिक्यूल हैज टू बी देयर। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। हर देखो, पढ़ना स्ट्रैटेजिकली होता है, चैप्टर का वेटेज आपको पता है, उसमें से एमसीक्यू नंबर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन 2 मार्कर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्कर के कैसे क्वेश्चन आएंगे, देन गो एंड चेक थ्रू कि आपके पीवाईक्यू कैसे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आ रखा है, तो उसी के बेस पे पढ़ो। जैसे पार्ट वाइज हो गया, ठीक है, ABC पार्ट दे देगा, 1 मार्कर 1 मार्कर, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो सब जो रेगुलरली पूछी जा रही है। ठीक है, तो उन्हें ज्यादा रिवाइज करो। अपना दिमाग लगा के कुछ बच्चे करते हैं ना कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं होता। तो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली। ठीक है, तो जल्दी भी चैप्टर कर पाओगे, क्विकली रिवाइज कर पाओगे एंड अच्छा रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये वाला हमारा कॉम्पोजिशन, कि हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पता होना चाहिए कैसे है। ठीक है, नेजल कैविटी स्टार्ट होकर लंग्स तक जाएगा, एंड देन वी हैव सम पार्ट्स ऑफ इट, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। इन फंक्शन से यू हैव टू टेक आउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्टली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम सिंपल है, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा ह्यूमन बनाओ, आप सिर्फ इंटरनल ऑर्गन वाला याद कर लो, एंड वो बेसिक जो भी आपको इजी वे लग रहा है ड्रॉ करके, एंड देन उसे आपको याद करना है, ताकि वो अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमन रेस्पिरेटर का, एटलीस्ट यू हैव अ डायग्राम रेडी विद यू। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये हाँ ह्यूमन बनाना छोड़ दो, नेजल कैविटीज यहाँ से स्टार्ट करो एंड देन गो विद डाउन, ट्रैकिया बना दो, देन वी हैव लंग्स, रिब्स मत बनाओ। ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की नीड नहीं है, बस बट हाँ सारे पार्ट्स होने चाहिए, तो वो आपको याद करना है। अब पार्ट्स का क्या फंक्शन है, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स वी हैव 2 नॉस्ट्रल्स, नोज में 2 नॉस्ट्रल्स हैं। अब इसमें व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, वी आर ब्रीदिंग इन। यूजुअली वी हैव दिस दिस थिंग कि हमें नोज से ही ब्रीथ करना चाहिए, उसके 2 रीजन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जाएगा नेजल, ऑल्दो नेजल कैविटी ज्वाइन हो जाती है, दिस इज ऑल्सो ज्वाइनिंग और दिस वेंट पाइप ओनली, बट क्या होगा, यहाँ से जाओगे डस्ट जाएगी बहुत सारी। ठीक है, एंड डस्ट जाएगी प्लस बैक्टीरिया कुछ भी आप अंदर ले रहे हो, एंड दैट विल डायरेक्टली गो इनटू द लंग्स ओनली। तो फिल्टर आउट करने के लिए वी हैव हेयर्स एंड म्यूकस। ठीक है, तो हेयर क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, वो वहीं के वहीं स्टे कर जाते हैं, एंड हेंस यू स्नीज ऑल्सो। और जो म्यूकस है नोज में प्रेजेंट, वो क्या करता है, जो भी अगर वैसा कुछ पार्टिकल है जो हेयर्स के थ्रू छूट गया है, तो क्या होगा, वो नीचे ना जाके म्यूकस से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन यू स्नीज ऑल्सो, व्हेन यू दिस थिंग दिस जब एलर्जी होती है, डस्ट ज्यादा होती है, तो छींक आती है, तो उसमें क्या होता है, यू रिलीज दीज डस्ट पार्टिकल्स विद द बैक्टीरिया आउटसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो हेंस वो अंदर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो nostrils, you have the nasal passage and inner lining is lined by hair and mucus. ठीक है, तो वो आपको बचाते हैं किससे, डस्ट पार्टिकल से एंड द हार्मफुल बैक्टीरिया गोइंग इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, तो उसका फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया, यहाँ से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाता है, दैट वी आर ब्रीदिंग इन एंड वी आर ब्रीदिंग आउट। Pharynx, that is the next step, that is the tube like structure which continues after the nasal passage, जो आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है,
Here is your pharynx. Then comes your this ringed cartilaginous rings होती हैं, वो आपके ट्रैकिया हो गया, ठीक है. लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है जो जस्ट बिलो द फैरिंग्स होता है. Here, this is your voice box, ठीक है, जहां से ये आवाज आ रही है बिकॉज ऑफ दिस एयर ओनली, ठीक है. तो पार्ट कम्स आफ्टर द फैरिंग्स इज ऑल्सो द कॉल्ड वॉइस बॉक्स. आपको ये पता होगा, दैट्स इनफ फॉर इट. ट्रैकिया अगर क्या हो गया, रिंग ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेजेस रिंग्स का स्ट्रक्चर एक होता है ट्यूब लाइक, दैट इज ट्रैकिया, ठीक है. उसमें क्या होता है, दिस रिंग प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है. मतलब उसमें ये होता है कि ट्रैकिया इस तरीके से बना होता है कि वो कोलैप्स नहीं करेगा. अगर रिंग नहीं है तो बिल्कुल ऐसे आपस में नहीं अटैच हो जाएगा, ठीक है. ब्रोंकाई, अ पेयर ऑफ ब्रोंकी कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विद दिस एंड यहां से ब्रोंक्यूल्स आपके जा रहे हैं, ठीक है. देन सॉरी ब्रोंकाई जा रहे हैं, देन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, अदर फर्दर ब्रांचिंग होती है ब्रोंक्यूल्स में. तो फर्स्ट द ब्रोंकी जो ऐसे करके डिवाइड हो गया, एंड देन जो इसके बाद और फर्दर डिवीजन है, दैट इज ब्रोंक्यूल्स. Bronchus divides into branches and sub branches inside the lung, that is bronchioles. And इसके बाद finally हमारा main part आता है, that is alveoli, ठीक है. alveoli क्या है, air sacs at the end of the bronchioles. यहाँ पे this is, यहाँ पे नहीं लिखा है शायद, this is the site of gaseous exchange, ठीक है. यहीं से एक्चुअल में gaseous exchange होता है. Oxygen will be released inside the body and carbon dioxide will be taken in it, this एल्वियोलाई. और फिर यहां से वो अपवर्ड ट्रैवल करेगा, वापस से यहां पे ट्रैवल करके एंड विल रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ठीक है. तो ये चीज यहां से होती है. एंड ऑब्वियसली ये सब चीजें आ कहां से रही है, ब्लड जो आपका पूरे में ट्रांसपोर्ट कर रहा है वही आपका ऑक्सीजन भी लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है सारे ऑर्गन्स पे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आ रहा है लंग्स के पास ताकि वो एक्सहेल आउट हो सके, ठीक है. सो दैट इज डन थ्रू द ब्लड कैपिलरी जो यहाँ पे आके अटैच्ड होती हैं, ठीक है. डू रिमेंबर दिस इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज. जैसे हमारे वहां पे क्या था, प्लांट में वी हैव द स्टोमेटल, स्टोमेटा था, स्टोमेटल ओपनिंग से ही यू हैव द गैसियस एक्सचेंज. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है. सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ इट. नाउ ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम. डायफ्राम आपका यहाँ होता है एक डोम शेप स्ट्रक्चर, ये डायफ्राम जो लंग्स के जस्ट नीचे होता है, ठीक है. अब ये कैसे हेल्प कर रहा है, ये आप खुद भी फील भी कर सकते हो. व्हेन यू आर इनहेलिंग तो क्या होता है, ऑक्सीजन जब आप एयर इनहेल कर रहे हो, यू कैन फील योर लंग्स की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, लंग्स स्वेल अप हो रहे हैं, फूल रहे हैं, ठीक है. तो वो क्या होगा, ये जो डायफ्राम है ये एकदम से फ्लैट हो जाएगा, क्यों, इस पे प्रेशर आ गया, ठीक है. कोई भी चीज अगर ऐसे भी है, कर्व्ड में है, ऊपर से अगर प्रेशर लगाऊंगी इट विल गो फ्लैट. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ऊपर लंग्स में क्योंकि एयर फिल हो गई है तो वो प्रेशर पुट करते हैं किस पे, डायफ्राम पे, तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है. तो डायफ्राम का फ्लैट होने का मतलब क्या, यू आर इनहेलिंग, ठीक है. और जैसे हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स जो हैं अपनी नॉर्मल कैपेसिटी पे वापस जाते हैं, दैट दे आर श्रिंकिंग अगेन एंड लाइटर वेट में होते जाते हैं, तो प्रेशर कम हो जाएगा एंड दिस डायफ्राम विल बिकम डोम शेप अगेन, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम. Diaphragm is the membrane which separates the thoracic chamber from the abdominal cavity. Abdominal cavity नीचे start हो जाएगी and this is the thoracic, means this thoracic chamber, ठीक है. तो इसे वो सेपरेट भी कर एक तरह के लाइनिंग फॉर्म कर रहा है एंड उसका ऊपर जाना मूवमेंट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स का मतलब ये है कि आप ब्रीद इन कर रहे हो या ब्रीद आउट कर रहे हो. ब्रीद इन करोगे तो डायफ्राम क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा. ब्रीद आउट करोगे डायफ्राम वापस डोम शेप में हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज this thing when you can control by the diaphragm only. Your respiration is, breathing part is controlled by the diaphragm. When the diaphragm moves downwards the lung expand, मतलब ये movement नीचे जा रहा है तो मतलब क्या है, lungs can expand, lung have this space to expand, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है या एयर इनसाइड जा रही है, ठीक है. जब बाहर जाएगी तो this will become dome shape again, ठीक है. When the diaphragm moves up, the lungs contract and the air is exhaled. तो simultaneously चलता है ये, ठीक है. डायफ्राम से कंट्रोल्ड होता है, राइट थिंग, बट ये साइमल्टेनियसली चल रहा है. ये मूवमेंट अपवर्ड कर रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो पुश कर सकता है अभी उसे. तो वो क्या होगा, जो लंग्स हैं उन्हें भी हेल्प हो जाती है कि हाँ ठीक है, बाहर एयर रिलीज आउट करो, ठीक है. जब वो नीचे आएगा
नीचे आने का मतलब क्या है कि वो जो लंग्स हैं उन्हें कैपेसिटी दे रहा है कि आप एयर को इनहेल करो, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब एल्व्यूलर सरफेस वाज स्प्रेड आउट, इट वुड कवर, ठीक है। ये भी अगेन एक तरह का वो दे रखा है, डिड यू नो फैक्ट ही है, मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। अगेन ये बस एक फन फैक्ट है कि वो कितना बड़ा हो सकता है, टेलिंग यू कि जो एल्व्यूलाई सैक्स है, एल्व्यूलर सैक्स हैं या जो एल्व्यूलाई है, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे आपकी पूरी बॉडी के ऑक्सीजन के ले सकते हैं। बिकॉज अगर आपने स्प्रेड आउट करोगे इट विल बी कवरिंग अमाउंट दिस मच एरिया, 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होता है। हमारा डीएनए का भी फैक्ट है कि डीएनए का खोल दोगे इट विल गो अराउंड 2 to 3 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अ बॉडी, इट इज एस्टिमेट दैट इट वुड टेक 3 years ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट इनटू आवर टोज फॉर द लंग्स, ठीक है। अगर ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे रखी हो वो ऑटोमेटिक डिफ्यूज मतलब अपने आप ही वो स्प्रेड हो रही है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो गैशियस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गैप्स होता है। अगर आप लिक्विड की बात करो, लिक्विड में कम गैप है एंड सॉलिड में तो बिल्कुल गैप नहीं है, तो इट हैज दिस सॉलिड थिंग, ठीक है। अब इसीलिए अगर हम नेचुरल प्रोसेस में छोड़ दे कि चलो डिफ्यूज हो जाएगा अपने आप ऑक्सीजन, ठीक है, तो वही यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे ऑक्सीजन को हमारे पैरों तक जाने में। बट वो चीज अभी नहीं होती, अभी वो सेकेंड्स में होती है। सेकेंड्स में कैसे होती है, बिकॉज आवर बॉडी इज मैकेनाइज्ड लाइक दिस ओनली। जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये प्रेशर पे वर्क कर रहा है। सिमिलरली इसके वजह ट्रांसपोर्टेशन पे आओगे तो वहां पे ब्लड पंप कर रहा है, तो अगेन वो क्या है, वो भी प्रेशर से मूव कर रहा है और वही ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर वो कैरी नहीं करेगा ऑक्सीजन को, डिफ्यूज होने पे छोड़ देंगे तो हमारी सिर्फ और सिर्फ लंग्स में ही ऑक्सीजन होगी, अदरवाइज कहीं और ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बस थोड़ा सा फन फैक्ट दे रखा है, अदरवाइज एवरीथिंग वी हैव रीड हियर दैट इज द ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट है दैट्स ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब ये क्योंकि बहुत छोटा सा ही टॉपिक है तो इसमें से इमेजिन कर सकते हो कितने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एंड रेस्पिरेशन इंटरनल प्रोसेस है कि एक्सटर्नल प्रोसेस है, ब्रीदिंग से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें यही आने वाला है इसमें, क्योंकि और 3 मार्क करके लाइए ऐसा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं इसमें इस वाले टॉपिक से। चैप्टर में तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये बस रेस्पिरेशन वाला पार्ट था। इसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है जो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, so just go and revise and we'll meet in the next video. Thank you everyone.